Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. चलिए, तो हम लोग लघु युग्मक जनन के लिए लघु युग्मक जनन को समझ चुके थे, ठीक है। जिसमें हम लोग जाने थे कि प्रकार के बारे में, प्रकार मतलब कि चरण के बारे में, ठीक है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में आपने कायिक जनन और जनन कोशिका के बारे में समझा था। द्वितीय चरण में आप पराग नलिका और नलिका केंद्रक के बारे में समझा था। अब हम लोगों का अगला जो टॉपिक होगा वो जयांग होगा, पुष्प का मादा जननांग, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम कुछ यहाँ पे मूल शब्द को लिखेंगे जो कि इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा कि आपके जो नर उद्भिद थे, ठीक है, उसमें कौन कौन से शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, उनके कार्य कैसे थे, ठीक है, एक ग्राफ के रूप में जो आपको ध्यान रहे कि हाँ ये इस तरीके से क्या होता है, कार्य करता है। फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जयांग, ठीक। तो चलिए नोट डाल के इसको लिख लीजिए ग्राफ को। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अभी तक हम लोगों ने जो नर युग्म जनक के बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान है या कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है उमंग के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें होता है नर जननांग इसमें कई पुंकेश्वर, ठीक है, जो कि हमने बता दिया पुंकेश्वर क्या होते हैं। सूक्ष्म बीजाणुपण, सूक्ष्म इसमें बीजाणुपण पाए जाते हैं, यानी पुमांग में आपके नर जननांग आते हैं, ठीक है, पुंकेश्वर भी आते हैं, सूक्ष्म बीजाणुपण भी आते हैं। फिर आपके जो है पुंकेश्वर है, ये पुमांग है, पुंकेश्वर है, ठीक है, ये ही पुंकेश्वर, ठीक है, जिसमें बताया कि पुमांग की क्या एक तरीके से इकाई है, ठीक है, और जिसमें परागकोश, पुतंतु एवं संयोजी ऊतक होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, परागकोश होते हैं, पुतंतु होते हैं और संयोजी ऊतक है। ध्यान रखिएगा कि ये इसी में मौजूद रहते हैं, ठीक है, ये हो गए। फिर इसमें आपको दिया गया है परागकोश। परागकोश क्या होता है, ठीक है, यह दो पालियों का बना होता है जिसमें दो सूक्ष्म बीजाणुधानियां होती हैं, ठीक। बीजाणुधानियां भी हमने आपको बताया है और अभी आगे हम लोग इसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बताया जाता है, अब ये हो गया आपका परागकोश, ठीक। परागकोश का जाता है परागकण। परागकण दो तरीके से कार्य करते हैं, एक तो दो नर युग्म केंद्रक के माध्यम से और एक होता है आपका वर्धी केंद्रक, जिसको नली केंद्रक भी कहा जाता है, ठीक। तो ये आपका हो गया परागकण, जिसमें बताया जाता है दो नर युग्म केंद्रक के बारे में। इसमें क्या होता है, एक केंद्रक अंडकोशीय से संलयित होकर द्वियुग्मित युग्म जनन बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, द्वियुग्मित युग्म जनन बनाता है। फिर उसी तरीके से आपका जो वर्धी केंद्रक है, इसको बताया था पराग नली के विकास में उपयोग किया जाता है। पराग नली हमने आपको बता दिया है, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही लिखा थे कि पराग नलिका या पराग नली क्या होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी हो गई जो कुछ मोस्ट मतलब तरीके से इंपॉर्टेंट कीवर्ड थे और इनको किस तरीके से डिफाइन करना, इसका हम लोग यहाँ पे क्या कहें समझे हैं। हम लोग आगे समझेंगे जो वो जयांग के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका हम लोग आगे। चलिए, तो अब हम लोग समझेंगे जयांग के बारे में, क्या होता है, कैसे कार्य करता है जयांग के बारे में, ठीक है। पुष्प का जो मादा जननांग है उसके बारे में समझेंगे कि क्या होता है, कैसे कार्य करता है, और साथ ही साथ हमें भी जानेंगे कि इसकी खोज किन वैज्ञानिकों ने की, ठीक है, क्योंकि इनकी खोज अगर देखा जाए तो मतलब कि बहुत से वैज्ञानिकों के अलग अलग प्रयोग करके इन चीजों को क्या किया गया है, बताया गया है कई वैज्ञानिकों ने, ठीक, इनके बारे में बताया। लेकिन जो कई जगहों पे वर्णित है, ठीक है, हम उन वैज्ञानिकों का नाम लिखेंगे यहाँ पे, उनको समझेंगे कि हाँ कौन कौन वैज्ञानिक ने इनके बारे में और किस तरीके से इसको बताया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इसके बारे में, पहले इन्होंने इनके बारे में बताया। चलिए देखते हैं, मतलब शोध करके एक शोध पत्र में करीब 94 में बताया में, ठीक है। तो अब इसमें बताया जाता है कि जयांग जो है तरीके से, अब हम लोग जानेंगे जयांग के बारे में, ठीक है। तो जयांग को अगर देखा जाए तो कई शब्दों से मिलकर बनता है, मतलब कई शब्दों से मतलब कि कई शब्द इसके लिए व्यक्त किए गए हैं। जैसे कौन कौन से वो जानेंगे पहले हम। इसमें आपका आता है, मतलब
थोड़ा ऊपर है, बस इतने नाम आप जानिए। भ्रूणकोश जो है थोड़ा नीचे होता है, तो इसका समकक्ष नहीं हो। तो ये हो गए आपके शब्द जिसमें आपको बताया था, ये ऐसे शब्द हैं जिससे ज्यांग को प्रदर्शित किया था। जैसे कौन से स्त्री के से ज्यांग, गुरु बीजाणुधानी या फिर बीजांड। अब इसका जहां कहीं भी आपका इतने शब्दों में कोई नाम भी आएगा तो आप ध्यान रखिएगा ये पुष्प का मादा जननांग केंद्र है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग को इन्हीं के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। अब हम लोग समझेंगे ज्यांग के बारे में। ठीक है, ज्यांग जो होता है वो आपके बीजांड तथा स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। ठीक, बीजांड क्या होता है? बीजांड जो ज्यांग क्या होता है, स्त्री जो बीजांड तथा स्त्री केसर से मिलकर क्या होता है, ये बना होता है। और फिर बताता है कि ज्यांग जो है एक अंडक होता है। ठीक, एक अंडक होता है। ठीक, एक अंडक होता है और इसको कई तरीकों से व्यक्त भी किया जाता है, ये भी ध्यान रखिए। किन किन तरीकों से? जैसे इसी को अंडक को ही, जैसे ये हमने बताया ना कि स्त्री केसर को मतलब ज्यांग को कई नामों से व्यक्त किया जाता है, उसी तरीके से अंडक भी मतलब जैसे जैसे प्लांट होते हैं उस तरीके से अंडक की भी परिवर्तन उसमें होते रहते हैं। जैसे कोई गुड़हल का प्लांट है तो उसमें दूसरे तरीके से, गेंदे का है या गुलाब का है तो उसमें अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो उनके अलग अलग तरीके से नाम भी उनके हैं। कैसे कैसे देखिए, तो यहाँ आपको बताया गया है। पहले तो मतलब किन किन नामों से इसको समझेंगे। ठीक है, और ज्यांग के बारे में सबसे पहले आपके जो वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक, ठीक है, रुडोल्फ जैकेट कैमुरियम कैमुरियस ने शोध पत्र में 1649 में क्या किया, 1694 में बताया। ठीक है, इनको कई नामों से जाना भी जाता है, जैसे स्त्री केसर ज्यांग, गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, बीजांड के बारे में। और इसमें ज्यांग होता क्या चीज है, तो बताया था बीजांड तथा स्त्री केसर से मिलकर क्या होता है, ये बना होता है। ठीक है, और साथ ही साथ यह एक अंडक होता है। अंडक एक ऐसी व्यवस्था होती है, ठीक है, जहां पर मतलब एक तरीके से वर्तिकाग्र, या ये कह दें कि जहां पर एक तरीके से बीजांड मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग अपने शरीर में सूत्र को देखें। ठीक है, तो हम लोग शरीर में जो हार्मोन्स है, ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन टेस्टस हार्मोन्स है, वो हम लोग कहीं ना कहीं अंडकोश में रहता है उपस्थित। ठीक है, हमारे जो वृषण है उसी में कहीं ना कहीं एक तरीके से हम बताएंगे एक्चुअली कहाँ मौजूद रहता है। जब मानव जननांग पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा तुम्हारे वृषण में कहीं ना कहीं मौजूद है। उसी तरीके से एक अंडक की व्यवस्था होती है, उसी तरीके से स्त्रियों में ओवरी जिसको कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें अंडक के रूप में रहते हैं। अब ये अलग अलग तरीके से होते हैं, कैसे? जैसे एक अंडपी, अनेक अंडकों युक्त या बहुअंडपी। ठीक है, इन तरीके से इसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अब अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक अंडपी है, ठीक है, जैसे एक अंडपी आपको कैसे बताएं, जैसे दिया गया है एक अंडपी है, तो जो एक अंडपी होते हैं उसमें जैसे आपके कौन कौन से आते हैं, जैसे आपके हो गए नींबू हो गए, ठीक है, टमाटर हो गए। ठीक, ये सब एक तरीके से आप देखते होंगे कि नींबू के जो बीज हैं, ठीक है, वो एक ही रहते हैं, मतलब एक ही, लेकिन जो अंदर से आपको छिलके को उतारेंगे तो आपको दिखाएंगे इसमें दो हैं अंदर। वो तो ऐसा नहीं होता है। जैसे संतरा हो गया, ठीक है, तो इन सभी तरीकों से। ठीक, फिर और फिर आपको बताया जाता है अनेक अंडपी या बहुअंडपी, अनेक अंडपी या बहुअंडपी। ठीक है, ये ऐसे अंडक होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे अंडकों की संख्या होती है। ठीक, जैसे आपके गुलाब हो गई, ठीक है, स्ट्रॉबेरी हो गई, स्ट्रॉबेरी जो आती है खाने के लिए। ठीक है, ये सब चीजें जो हो गई ये बहुअंडपी होते हैं, यानी कि अनेक अंडपी में ये लोग आते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से इनको क्या किया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, कुछ है समझ में? हाँ, तो ये जो एक अंडपी होंगे वो आपके किस कौन से होंगे, जैसे आपके नींबू हो गए, ठीक है, टमाटर हो गए, ये सब हो गए। बहुअंडपी में आपके जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है, और गुलाब हो गया, ये सब चीजें इसमें हो गई। अब हम लोग आगे समझेंगे फिर इसके। तो अब हम लोग जानेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया भी अंडक के बारे में। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि अंडक कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है, अंडक कितने प्रकार से होते हैं, या अंडक में कौन कौन से भाग हमें दिखाई देते हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं।
लिखिए इसमें आगे तो यहाँ बताता है, आपको एक बार बता दें फिर से कि प्रत्येक अंडक के 3 भाग हमें दिखाई देते हैं। कौन कौन से हैं? वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है। ठीक है, जिसमें आपको बताया गया है कि वर्तिकाग्र क्या होते हैं? ये अंडक के शीर्ष पर ऊपर के स्थान पर, ठीक, ये क्या होते हैं? फूले हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, ये ध्यान के रखिए। इसको हम बनाएंगे जो आपको तो दिखाएंगे इस तरीके से, मतलब फूले हुए भाग पर क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं एक बल्ब के तरीके से, जैसे इससे होता है। ठीक, पर फूली हुई चौड़ाई, साथ साथ किस तरीके से छत्रनुमा संरचना वर्तिकाग्र होती है। ठीक, फिर क्या था वर्तिका के बारे में? मध्य की खोखली व पतली नलिकाकार संरचना है। क्या है? मध्य की खोखली व पतली नलिकाकार संरचना होती है। फिर क्या था अंडाशय के बारे में? निचला फूला हुआ, मतलब नीचे की साइड में जैसे ऊपर ही फूला हुआ रहता है शीर्ष पर, तो निचला फूला हुआ क्या होता है? ये भाग होता है, निचला फूला हुआ भाग होता है। ये बताया जाता है आपके अंडाशय के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझे कि अंडक किन किन भागों पे हमें दिखाई देता है। ठीक है, कैसे कैसे कार्य करते हैं वर्तिका और अंडाशय। हम इनकी और विस्तृत जानकारी धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो और समझते जाएंगे क्या क्या तरीके से कैसे ये कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग युक्तांडापी के बारे में पढ़ेंगे। युक्तांडापी क्या होता है? मतलब एक तरीके से जब अंडक कई सारे एक जगह पे मिलते हैं, ठीक है, जैसे जब बहुत सारे मतलब कि एक तरीके से स्त्री के साथ आपस में जुड़ते हैं, तो वहीं पर युक्तांडापी यानी बहुत सारे जब इकट्ठा होंगे तो मात्रा उनकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो बताए जैसे ऐसा समझिए कि जैसे ओवरी में बहुत भारी मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो इकट्ठा हो जाए, तो मतलब काफी संख्या में एस्ट्रोजन इकट्ठा हो जाएगा, तो वही व्यवस्था इसमें बताई जाती है। ठीक, युक्तांडापी में। तो इसको हम लोग क्या करें, कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लिए, फिर आगे बढ़े। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.